इस वीडियो को कर लिया मतलब 15 इयर्स के सारे रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आए हैं बोर्ड एग्जाम में, जिनके सबसे ज्यादा चांसेस है इस एग्जाम में आने के लिए। अब आगे बढ़ने के पहले हमारी एक और सीरीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, फंसना पक्का है सीरीज। ये हमारे AIR रैंक 3 के भैया है हमारे, इन्होंने भी अपनी गवाही दी है। प्रतिभा, वंशिका, इन सारे लोगों ने इस इंट्रोडक्शन में अपना वो दिया है कि फंसना पक्का इज द बेस्ट। क्यों? क्योंकि फंसना पक्का इज इंडीड द बेस्ट। इसमें सारे क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर से बन सकते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप बोलोगे कि यार ये होना चाहिए था इसमें। नहीं, उसमें हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन उठा के डाल दिए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वालों को कवर करेंगे। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है मगध का, जिससे बार बार क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मगध बहुत पावरफुल हो गया था एक टाइम पीरियड में, उसको एक्सप्लेन करो कि कब हुआ था, क्यों हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, मैं इसलिए बोलता हूं वीडियो पूरी देखा करो। अब ऐसी चीजें मैं समझाता हूं ना कि भाई 6th सेंचुरी से लेके 6th से लेके 4th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड में मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल। ये टाइम पीरियड आप अपने इंट्रोडक्टरी पॉइंट में लिख के आएंगे, BC स्किप मत कर देना। ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका। अब इसके बाद क्वेश्चन मेनली आपसे पूछेगा रीजंस बताओ। तो रीजंस में ये सारी हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको अच्छे से सुनो। सबसे पहले लिख के आना, हेडिंग बना देना एग्रीकल्चर। लिखना कि यहाँ का फर्टाइल लैंड था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव था, जिसके कारण इसकी ग्रोथ में हेल्प मिली। अगला हेडिंग बना सकते हो आयरन माइंस। लिखना आयरन माइंस वर एक्सेसिबल, जिससे टूल्स बनाने में हेल्प मिलती थी। एलिफेंट्स मिल जाते थे यहाँ के फॉरेस्ट से, जो कि आर्मी में हेल्प करते थे, आर्मी के लिए एलिफेंट्स चाहिए होते थे। अगली हेडिंग बनाना गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और लिखना कि इससे एक चीप एंड कन्वीनियंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन मिलता था, एंड हेंस ये एक फैक्टर है यहाँ की ग्रोथ का। लेकिन इसके बाद लिखना बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर्स, और बोलना कि इन्होंने एक अलग ही रीजन दे दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ की जो मेजर रीजन है यहाँ का, जिसकी पावर इसकी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसका रीजन है कि यहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि किंग्स हमारे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदा और इनके सारे मिनिस्टर्स, ये बहुत एम्बिशियस, रूथलेस पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके कारण इसकी पावर को ये लोग प्रमोट कर पा रहे हैं। तो ये सारे रीजंस बहुत इजी टू रिमेंबर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं बन रहा होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक कई बार लोग स्किप कर देते हैं। आपको अच्छे से इसको सुनना है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। हो सकता है आपसे पूछे कि एडमिनिस्ट्रेशन बताओ कैसा था। हो सकता है पूछे कि ये बताओ कि हर जगह पर यूनिफॉर्म था या फिर नहीं था। जैसे भी क्वेश्चन आएगा, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे एम्पायर के, इंक्लूडिंग, ये याद रखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से सुनो। यहाँ की कैपिटल पाटलिपुत्र और 4 प्रोविंशियल सेंटर्स तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णगिरी। ये 5 नाम बिल्कुल नहीं भूलोगे। अब इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिले हैं, जो अलग अलग जगहों पे इस पूरे एम्पायर के विदिन हमें मिले हैं, ये बहुत बड़े रीजन में मिले हैं। और इतने बड़े रीजन में फॉर एग्जांपल लिख के आ सकते हो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर जो था, हमारा बॉर्डर जो था प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान से लेके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और उत्तराखंड तक, तो इतना बड़ा जो रीजन है, यहाँ पे आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये लोग यूनिफॉर्म वो इस्टेब्लिश कर पा रहे होंगे? नहीं हो पाता था। तो लिखना कि यूनिफॉर्म कंट्रोल थ्रू आउट द एम्पायर वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इस पूरे रीजन में, एंड हेंस रीजन क्या है, ये बहुत ज्यादा डाइवर्स और बहुत बड़ा रीजन था, एंड हेंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो इनके कैपिटल और प्रोविंशियल सेंटर्स में तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन हर एक जगह पर यूनिफॉर्म नहीं था। सिर्फ इन जगहों पे सबसे अच्छे से इनका स्ट्रेंथ लोकेटेड था। जो सेंटर्स जो हमने देखे, हो सकता है सिर्फ इनका क्वेश्चन आ जाए, तो लिख के आ जाना। ये जो सेंटर्स होते थे, जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस थे एम्पायर के, इनको काफी केयरफुली चूज किया जाता था। जैसे कि तक्षशिला एंड उज्जैनी जो है, इनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स में बनाया गया था। हो सकता है सब मैच द फॉलोइंग में आ जाए, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। जो सुवर्णगिरी है, लिटरल मीनिंग क्या है, गोल्डन माउंटेन्स। ये कर्नाटका की गोल्ड माइंस को टैप करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन थी। फिर हमारा जो कम्युनिकेशन था वो लैंड और रिवर दोनों रूट्स का यूज करके किया जाता था, एंड
प्रोविंसेस से सेंटर तक की जो जर्नी होती थी इट वाज वेरी लॉन्ग एंड हेंस इससे हमें एक और चीज नहीं समझ में आती कि लोग उसके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर रहे थे। अब ये आता है हमारा अगला क्वेश्चन, हो सकता है क्वेश्चन ही ये बने कि प्रोविंसेस से कैपिटल तक की जर्नी वाज टू लॉन्ग या फिर एम्पायर वाज टू लॉन्ग, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए क्या फैसिलिटीज होती होंगी, या फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कमिटी के बारे में, तो उस कमिटी के बारे में आपको बताना होगा कि एक मेगास्थनीज ने कमिटी के बारे में बताया है, उसकी 6 सब कमिटीज के बारे में बताया है, उसको एक्सप्लेन करो। तो क्या क्या लिख के आओगे, ये वाला जो टॉपिक है इसी टॉपिक का एक सब पार्ट है, तो इसके बारे में अलग से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले लिखना है एक कमिटी के बारे में मेगास्थनीज ने बताया और इस कमिटी की 6 सब कमिटीज थी, ये करती थी काम मिलिट्री एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का। अब पहली जो थी इसमें से 6 सब कमिटीज में वो नेवी को देखती थी, दूसरी ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस को देखती थी। मैंने बोला ना कि एक क्वेश्चन आ सकता है ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन वाला, तो उसमें आपको इस पॉइंट को नीचे जो पॉइंट्स बताए गए हैं उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन अब वैसे ये एक सब क्वेश्चन की तरह आएगा। लेकिन पहले हम बाकी सब कमिटीज की डिटेल्स देख लेते हैं, फिर इस सेकेंड की डिटेल में देखेंगे। थर्ड जो थी वो फुट सोल्जर्स के लिए, फोर्थ जो थी वो हॉर्सेस, फिफ्थ चैरियट मतलब रथ के लिए और सिक्स्थ एलिफेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। अब इसका अलग से जब पॉइंट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप लिखोगे कि जो सेकंड सब कमिटी थी हमारी जो ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस देखती थी, इसके क्या क्या काम थे। इसके काम थे बुलक कार्ट अरेंज करना इक्विपमेंट्स कैरी करने के लिए, फूड प्रोक्योर करना सोल्जर्स के लिए, फॉडर प्रोक्योर करना एनिमल्स के लिए, सर्वेंट्स और आर्टिजन्स को रिक्रूट करना जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो बेसिकली हमारे एम्पायर में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए भी फैसिलिटीज को मैनेज किया जाता था। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछेगा आपसे कि हिस्ट्री के सोर्सेस क्या है मौर्यन एम्पायर के। व्हाट आर द सोर्सेस यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द मौर्यन हिस्ट्री, हिस्टोरियंस हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस, उनके बारे में बताओ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बारे में हमें कुछ हेडिंग्स अगर याद रहेंगी ना तो आंसर अपने आप याद हो जाएगा। अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज पहला हमारा सोर्स बनता है एंड इसमें क्या क्या लिख के आओगे। मेगास्थनीज भाई एक ग्रीक एम्बेसडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे एंड इनके अकाउंट ने हमें कमिटी के बारे में बताया, बाकी चीजों के बारे में बताया। इसका नाम था इंडिका। फिर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हमें बहुत सारे मिलते हैं, स्पेशली हमें स्कल्पचर्स बहुत प्यारे प्यारे मिलते हैं इस मॉडर्न टाइम पीरियड के। फिर अगला हेडिंग आप याद रखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है, वो टेक्स्ट जिसको कौटिल्य, जिसका बोला जाता है कि इसके कुछ पार्ट्स को कौटिल्य या फिर इनको बुलाया जाता है चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे, बोला जाता है कि इसके जो कुछ पार्ट्स है उनको इन्होंने कंपोज किया था। इसके बाद बुद्धिस्ट, जैन और पुराणिक और अदर संस्कृत लिटरेचर। सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स आता है मौर्यन एम्पायर को समझने के लिए वो है इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। आपको किसी राजा का ही इंस्क्रिप्शन मिल गया तो सबसे अच्छा सोर्स है ना। तो ये जो टाइम पीरियड है वो आपको रटना पड़ेगा, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये हमें देखने इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं रॉक्स और पिलर सरफेस पे, पॉलिश्ड सरफेसेस पे। बहुत सारा टेक्स्ट अशोका भाई ने लिखवाया था। अशोका पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपने जनता के लिए इस तरीके के मैसेजेस को लिखवाया था। किस तरीके के, जो भी उनको लगता था कि ये धर्म है, धम्मा का पाथ है, उसको वो एक्सप्लेन कर रहे होते थे कई बार बहुत सारे ऐसे सरफेसेस पे। तो ये जो है इंस्क्रिप्शंस ये अपने धम्मा को प्रमोट करने के लिए यूज करते थे। ये जो वीडियो में हम पीडीएफ यूज कर रहे हैं ये हमारी फसना पक्का है, जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो है उसका पीडीएफ है, जिसके कुछ पोर्शंस में यहाँ पे लेके आया हूँ। उसमें सारे क्वेश्चंस है, सारे आंसर्स है। इतने अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल ही नहीं सकते कहीं और, क्योंकि हमने बहुत मेहनत डाली है इनको बनवाने के लिए। अगर आप चाहते हैं इनको लेना तो आप thetwinbros.in से इनको ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जो ऊट पटांग तरीके की एनसीईआरटी जो होती है उसको अच्छी सिंपल लैंग्वेज में लिख के आपको प्रेजेंट किया जाए तो आप हमारे प्रीमियम नोट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। thetwinbros.in पे जाएंगे, सैंपल चेकआउट कर लेना, एक दो पेज वहां पे आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितने हाई क्वालिटी के वो हमारे नोट्स हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो उनको भी आप thetwinbros.in से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाला, कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि इस टाइम पीरियड में, अब हर टाइम पीरियड में अलग हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिटेल्स देखी, हड़प्पा की अलग हो गई, 6th सेंचुरी बीसी की अलग हो गई, मुगल पीरियड की अलग हो गई। तो क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा आपको जब आपसे पूछेगा 6th सेंचुरी बीसी से लेके 6th सेंचुरी सी के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, तो ये वाले टॉपिक से आंसर लिख के आओगे। तो 6th सेंचुरी बीसी के बाद क्या हो रहा था, सबसे पहले हमारे इस पीरियड में प्लाउ
प्लाव एग्रीकल्चर पे हम शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पे जो फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज थी वहां पे प्लाव एग्रीकल्चर यूज किया जा रहा था। और यहाँ पे जहां पे प्लाव एग्रीकल्चर था, प्लाव आयरन टिप्ड होता था, उसका प्लाव शेयर जो नीचे का पोर्शन जो अंदर जाता है डिग करने के लिए वो आयरन टिप्ड होता था एलुवियल सॉइल के एरियाज में जहां पे हाई रेनफॉल भी होता था। गंगा वैली में अब एक दूसरी चीज चालू होती है जिसकी हेडिंग आप बना सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन, और लिख के आना कि कुछ जगहों पर पैडी मतलब हमारे राइस का जो प्रोडक्शन था उसको ट्रांसप्लांटेशन ने बहुत हेल्प कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये भी होता था कि बहुत बैक ब्रेकिंग वर्क, बहुत ज्यादा काम इधर की लेबर फोर्स को करना पड़ता था। ट्रांसप्लांटेशन को एक पॉइंट में एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि क्या करते हो, आप सेपलिंग उगा लेते हो एक सेफ एनवायरनमेंट में, उसके बाद उसको रीप्लांट करते हो एक वाटर लॉक्ड एरिया में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन, जो यहाँ पे किया जा रहा था गंगा वैली के कुछ पार्ट्स में। अगला पॉइंट है, अब आयरन प्लाउशेयर जो है हमारा आयरन टिप्ड प्लाउशेयर, वो हर जगह पर यूज नहीं हो रहा है। वो कहाँ यूज हो रहा है? वो यूज हो रहा है हमारे फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज में। तो बाकी रीजन्स का क्या? बाकी रीजन्स में अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो सेमी एरिड जहां पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती जैसे कि पंजाब और राजस्थान, यहाँ के कल्टीवेटर्स ने 20th सेंचुरीज तक अडॉप्ट नहीं किया था प्लाव एग्रीकल्चर को। हमारे जो हिली ट्रैक्ट्स थे वहां पे हो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था। अगला पॉइंट है जो एग्रीकल्चर प्रमोट करने में हेल्प कर रहा था वो था इरिगेशन। अब दो क्वेश्चन हो गए ना, एक हो सकता है डिफरेंसेस के बारे में पूछे कि अलग अलग कैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है, तो भी ये लिख के आना। और दूसरा हो सकता है कि इरिगेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो भी ये लिख के आना। सारे पॉइंट्स हमने देखे, ट्रांसप्लांटेशन हो चाहे हमारा वो हो प्लाव हो, इरिगेशन भी जैसे कि वेल्स हैं चाहे टैंक्स हैं, और लेस कॉमनली कैनल्स भी यूज किए जाते थे, इनका यूजेज भी एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहा था। ज्यादातर केसेस में हमें देखने को मिलता है कि कम्युनिटीज मिलकर ऐसे इरिगेशन वर्क्स बनवा लिया करती थी। कई बार इंडिविजुअल्स पावरफुल जो लोग थे वो लोग भी बनवा दिया करते थे। यूजुअली अगर किंग या फिर ऐसा कोई पावरफुल इंडिविजुअल बनवा रहा है इरिगेशन वर्क या किसी चीज में पैसा लगा रहा है, स्पेशली किंग्स जो होते थे वो इंस्क्रिप्शन में भी इसको मेक श्योर करते थे कि लिखवाया जाए। अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है लिमिटेशंस ऑफ एपिग्राफी। ऐसे भी क्वेश्चन है एपिग्राफी की लिमिटेशन। एपिग्राफी मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस की हम बात कर रहे हैं, उसकी लिमिटेशन की, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे? सबसे पहले हेडिंग बना देना टेक्निकल लिमिटेशंस, लिख देना कि लेटर्स कई बार बहुत फेंटली इंग्रेव्ड होते हैं, हमें पता नहीं चलता क्या लिखे है, या फिर डैमेज होते हैं इंस्क्रिप्शन, या फिर लेटर्स उसमें से मिसिंग होते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज लिख देना ऑलवेज इजी, नॉट ऑलवेज इजी, हर बार इजी नहीं होता समझना कि क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती हैं, लोकेशन स्पेसिफिक होती हैं, तो हमें अब समझ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता कि उसमें क्या समझाया जा रहा है। अगला पॉइंट बना सकते हो कि बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमें मिले तो हैं, हमने डिस्कवर तो कर लिए लेकिन हमने डिसाइफर नहीं किए, कभी पब्लिश या फिर ट्रांसलेट नहीं किए गए। अगेन अगला पॉइंट बना सकते हो कि बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस होंगे जो हमें कभी मिल ही नहीं पाएंगे, हजारों लाखों ऐसे इंस्क्रिप्शंस होंगे that could not survive the ravages of time। तो इसी को एक्सप्लेन करते हुए लिख देना कि सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन है जो हमारे लिए सरवाइव कर पाता है। अगली हेडिंग बना सकते हो फंडामेंटल प्रॉब्लम, लिख देना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम तो ये भी है ना कि इंस्क्रिप्शंस में जो समझाया जाता है वो रूटीन एक्टिविटीज को नहीं समझाया जाता, उसमें ग्रैंड एक्टिविटीज को समझाया जाता है। लेकिन हमने देखा ना अभी चैप्टर में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, नॉर्मल प्रैक्टिसेस, हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उनको इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता था। इंस्क्रिप्शन में हमें अक्सर क्या देखने को मिलता है? इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलता है कि यूनिक इवेंट्स को, बड़े बड़े इवेंट्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक और चीज जो एक्सप्लेनेशन होता भी है किसी चीज का, उसमें किसका पर्सपेक्टिव होता है? उसमें कमीशन करवाने वाले का। अक्सर हमें राजा का, नोबल्स का पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, ऑर्डिनरी लोगों का पर्सपेक्टिव देखने को नहीं मिलता, एंड हेंस हमें इनको जक्सटापोज करना पड़ता है, मतलब बाकी सोर्सेस से मैच करना पड़ता है रियलिटी को समझने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेम्स प्रिंसेप भाई का। क्वेश्चन पूछेगा इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे इन्होंने इंडियन एपिग्राफी में एक बहुत मेजर डेवलपमेंट किया, क्या क्या इन्होंने किया उसके बारे में। तो जैसा भी क्वेश्चन आए, जेम्स प्रिंसेप के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली डिटेल, ही वाज एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉइन मिंटिंग वो थी उसमें ये काम करते थे, उसके एक ऑफिसर थे। इन्होंने दो
स्क्रिप्ट ब्राह्मी और खरोस्ती जिनका यूज किया जा रहा था इंडिया के ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए, जिनका यूज ब्राह्मी का यूज अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो कि प्राकृत में लिखे जा रहे थे उसमें इसका यूज किया जा रहा था। खरोस्ती का इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में। तो ये दोनों जो मेजर स्क्रिप्ट है इनको डिसाइफर कर दिया जेम्स प्रिंसप भाई ने। अब एक सब क्वेश्चन आ सकता है देवनामपिया पियादसी का मीनिंग बता दो, तो ये याद रखना कि हमें इनको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले जहां पे किंग की बात हो रही थी जिसको पियादसी बोला जा रहा था। पियादसी का मीनिंग है प्लेजेंट टू बिहोल्ड एंड कुछ इंस्क्रिप्शन में इन्हीं किंग को बोला गया कि भाई ये है अशोका। तो ऐसे हमें पता चला कि जो टाइटल है, जो ऐसे इंस्क्रिप्शंस भी है जहां पे सिर्फ टाइटल यूज्ड है तो उससे तो नहीं समझ में आ सकता, लेकिन जब ऐसे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले जिसमें नाम और टाइटल दोनों थे तो हमें समझ में आया पियादसी मतलब प्लेजेंट टू बिहोल्ड एंड देवनामपिया मतलब बिलवेड ऑफ द गॉड्स, दोनों ही यूज किए जा रहे थे अशोका के लिए। अब जब हमने डिसाइफर कर लिया ब्राह्मी एंड खरोस्ती को तो उससे क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन को एक नया डायरेक्शन मिला। अब यूरोपियन और इंडियन स्कॉलर्स थे वो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ रहे थे एंड समझने की कोशिश कर रहे थे। मेजर लिनिएजेस जो रूलिंग डायनेस्टीज थी हमारी उनकी लिनिएजेस को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे एंड एज अ रिजल्ट हुआ क्या, ब्रॉड कॉन्टोर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, मतलब इंडिया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री के जो मेजर पिक्चर थी वो अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी तक हमने फिगर आउट कर ली थी कि भाई ये रूलर आया यहाँ पे रूल किया। एंड इसके बाद हमने किया कि भाई राजा वाजा तो समझ में आ गया, बाकी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जो था अब वो पॉलिटिकल हिस्ट्री से बाकी तरफ जा पा रहा था क्योंकि हमने इसको फिगर आउट कर लिया था। हम समझने की कोशिश करने लग गए अब कि भाई क्या जब पॉलिटिकल चेंजेस होते तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, इसमें भी चेंज देखने को मिलता है, ऐसी चीजों पे हम फोकस करने लग गए। अगर क्वेश्चन आता है फुल 8 मार्क के लिए तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आप एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। लास्ट पॉइंट लिख देना कि ये जो चेंजेस होते हैं उसको हम समझने की कोशिश तो करते हैं लेकिन समझना हमेशा ईजी नहीं होता है, इनके बीच में रिलेशन जो होता है वो कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अगले कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ से देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6th century BC is often regarded as the major टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। जब ये क्वेश्चन आएगा 6th century BC का तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ये वो टाइम पीरियड था जब अर्ली स्टेट सिटीज इमर्ज हुए, आयरन का यूजेज ग्रो हुआ, कॉइनेज का डेवलपमेंट हुआ, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जैसे स्कूल्स ऑफ थॉट की इमर्जेंस हुई, 16 महाजनपदास, इंपॉर्टेंट जो महाजनपदास है उनके नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, लिखने को आएगा कई जगहों पर, वज्जी मगध कुशाला कुरु पांचाला गांधारा अवंती, ऐसे राइम में याद कर लो, वज्जी मगध कुशाला कुरु पांचाला गांधारा अवंती याद हो जाएगा, इस राइम को याद रख लेना बन जाएगा। इंपॉर्टेंट नेम्स है ये सारे 16 में से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले हैं जो बार बार हमें इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलते हैं। एंड इसी टाइम पीरियड से हमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मण से धर्मसूत्रास और उसके बाद धर्मशास्त्रास, ये संस्कृत टेक्स्ट जो थे उनको कंपोज किया। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे 6th century BC के। वैसे अभी तक ना जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बार रिपीट होने वाले टॉपिक थे उनको हमने देख लिया, लेकिन एक दो ऐसे टॉपिक है ना जो मैं नहीं स्किप करूंगा, मुझे पता है ये आपको समझाना पड़ेगा मुझे, उसके बाद ही मैं बोलूंगा कि हाँ यार आप चले जाओ बोर्ड एग्जाम देने। उसमें से एक टॉपिक है प्रभावती गुप्ता वाला। लेकिन इनको पढ़ने के पहले ना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, लास्ट मिनट में उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख के। एंड कॉमेंट करना मत भूलना क्योंकि कॉमेंट से बहुत हेल्प मिलती है, आपको पता नहीं चलता, हमें बहुत अच्छा भी लगता है और हेल्प भी मिलती है चैनल को ग्रो करने के लिए। चलो बस लास्ट 2.5 पेज बचे, जल्दी जल्दी सुनते हैं। प्रभावती गुप्ता डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त टू एंड इनकी शादी होती है एक अनदर रूलिंग फैमिली में वकाटकास में एंड इनके हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। अब विमेन को बोला गया था कि किसमें, संस्कृत लीगल टेक्स्ट धर्मशास्त्र धर्मसूत्रास में बोला गया था कि विमेन का एक्सेस टू प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, लेकिन इनके जो इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं उसमें हमारी प्रभावती गुप्ता लैंड ग्रांट कर रही थी, लैंड ग्रांट, लैंड डोनेट कर रही थी। तभी करेंगे ना जब खुद के पास लैंड होगा, तो इसलिए ब्राह्मण्स की जो वो टैक्स थे उनको डिफाई कर रही थी। प्रभावती गुप्ता के पास एक्सेस टू लैंड था जिसको वो ग्रांट करती थी। ये क्यों था, इसके रीजन लिख के आ सकते हो कि मे बी बिकॉज क्योंकि वो एक क्वीन थी। हो सकता है क्या, मेजर चांसेस है, हमें पता ही है इसके बारे में कि ज्यादातर जो इंडियन वुमेन थी उनके पास ये एक्सेस नहीं था, बट क्योंकि एक एक्सेप्शनल केस थी, एक रानी थी, इसलिए इनके पास ये एक्सेस था। एंड
लीगल टेक्स्ट जो थे, दूसरा एक पॉइंट ये कि लीगल टेक्स्ट जो धर्मशास्त्र धर्मसूत्रास होते थे उनको यूनिवर्सली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता था, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती थी जो जरूरी नहीं है कि सच ही हो। अगला एक टॉपिक है कॉइन्स का। कॉइन्स के बारे में क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट कॉइन्स के बारे में बताओ। क्वेश्चन आएगा कि एक्सचेंजेस जो होते थे, ट्रेड जो होता था, उसको कॉइनेज ने 6th सेंचुरी बीसी के बाद जो आया उसने बहुत फैसिलिटेट किया, एक्सप्लेन करो। तो इसका एक बहुत बड़ा आंसर हम देख रहे हैं जिससे बहुत सारे सब क्वेश्चंस बन सकते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन भी बीच से आ सकता है, उसको आप समझ लोगे पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। आखिरी टॉपिक हम देख रहे हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पॉइंट है, एक्सचेंजेस को फैसिलिटेट किया हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज ने। पहले जो हमें कॉइन्स देखने को मिलते हैं वो है 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स। हेडिंग बना देना पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स सिल्वर या फिर कॉपर से बनते थे 6th सेंचुरी बीसी के बाद। ये पहले ऐसे कॉइन्स थे जिनको मिंट किया गया और यूज किया गया। इसके बाद हमें ये वाले जो कॉइन्स थे वो हजारों की तादाद में सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। न्यूमिस्मेटिस्ट, ये टर्म याद रखना, ये वो लोग हैं जो इन कॉइन्स वगैरह को पूरा स्टडी करने की कोशिश करते हैं और करते भी है, मतलब स्टडी करते हैं। अटेम्प्ट्स हम करते हैं जो भी इन पंच मार्क्ड कॉइन्स में जो सिंबल्स बने हैं, कोई भी चीज लिखी है, कोई भी चीज है, उसको समझने की, ताकि हमें समझ में आए कि भाई रूलिंग डायनेस्टीज कौन थी, कौन इशू करवा रहा था। क्योंकि मौर्याज हो चाहे कोई भी किंग्स हो, कॉइन्स इशू कराते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितने ऐसे ग्रुप्स हैं जो ट्रेड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। कैसे समझ में आता है कि मर्चेंट्स, बैंकर्स, टाउन्स पीपल, ये लोग भी हैं जो कॉइन्स को इशू कर रहे थे, विच शोज कि ये लोग भी ट्रेड में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट कॉइन जिसमें हमें नेम्स एंड इमेजेस ऑफ द रूलर देखने को मिलती हैं, वो थे इंडो ग्रीक्स के कॉइन। हेडिंग बना देना इंडो ग्रीक्स, लिख देना ये पहला लाइन और लिख देना कि ये लोग ने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट था उसको कंट्रोल किया। एंड इनके कॉइन्स में हमें ये देखने को मिलता है जिन्होंने हमें खरोस्ती को डिसाइफर करने में भी हेल्प किया। अगला हेडिंग बना देना कुशानास। कुशानास कौन थे? कुशानास वो लोग थे जिन्होंने एक बहुत लार्ज होर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन को इशू किया 1st सेंचुरी सीई। एंड इन्होंने बहुत सारे कॉइन्स मार्केट में लेके आए। इनके जो कॉइन्स थे इट वाज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द वेट ऑफ द कॉइन्स इशूड बाय द रोमन एम्परर्स एंड द पार्थियन रूलर्स ऑफ ईरान। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें इन्फ्लुएंस समझ में आता है जो उन लोगों का यहाँ पर भी था। इससे हमें समझ में आता है कि कुछ ना कुछ ट्रेड जरूर हो रहा था, वरना क्यों ऐसा होता कि वहां के रोमन के और पार्थियन रूलर्स के और हमारे कुशानास के कॉइन का वेट सिमिलर होता? नहीं होता, लेकिन ट्रेड था, कनेक्शन था, इसलिए हमें ये शायद चीज देखने को मिलती है। एक और चीज, इतना सारा गोल्ड कॉइन अगर मार्केट में आ रहा है तो इट शोज कि बहुत हाई लेवल पे ट्रेडिंग हो रही है, बहुत हाई वैल्यू के गुड्स को ट्रेड किया जा रहा है। हमें बहुत सारे रोमन कॉइन्स हैं जो साउथ इंडिया में देखने को मिल जाते हैं, तो इट शोज कि जो ट्रेड नेटवर्क थे वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के विद इन कन्फाइंड नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली रोमन एम्पायर पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं है हमारे, लेकिन वो हमारे साथ भी ट्रेड कर रहा है। लास्ट इतना बचा है, कॉइन्स जो थे उनको कुछ ट्राइबल रिपब्लिक्स, हेडिंग बना देना ट्राइबल रिपब्लिक्स, या फिर हेडिंग बना सकते हो योद्धाज और लिख देना एक ट्राइबल रिपब्लिक्स थे पंजाब और हरियाणा के, जिन लोगों ने भी अपने कॉइन्स को इशू किया, विच शोज कि इन लोगों का भी इंटरेस्ट था इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का। योद्धाज के जो कॉइन थे वो कॉपर कॉइन्स थे। लास्ट पॉइंट आप हेडिंग बना सकते हैं गुप्ता रूलर्स और लिख देना कि सबसे ज्यादा स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स हमें इनके देखने को मिलते हैं। इनके जो गोल्ड कॉइन्स थे वो अपनी प्योरिटी के लिए काफी जाने जाते हैं एंड इनके काफी प्योर गोल्ड कॉइन्स ने भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को फैसिलिटेट किया। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। साइनिंग ऑफ, देवता इंदुरिया, बाय बाय। फिर हम आ गए हैं हमारी पिछली फसना पक्का के कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट कमेंट। सबसे पॉप आउट कर रहा है 2731, कुछ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुआ है, तो इसी को हम देख लेते हैं। कहाँ है तुम्हारा कमेंट? दिख नहीं रहा है मेरे को तुम्हारा कमेंट। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, Flipkart पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।